स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11, जो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 में जो विद्रोह हुआ था वो अल्टीमेटली क्या था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि क्या कुछ है इस चैप्टर में। कह रहा है कि इन द सेंचुरी आफ्टर द बैटल ऑफ प्लेसी इन 1757, जब ये बैटल हो चुकी थी, प्लेसी की बैटल 1757 में, उसके बाद की बात कर रहा है कि जो ब्रिटिश हैं उन्होंने स्थापित कर लिया था अपने आप को एज सुप्रीम पावर इन इंडिया। इंडिया के अंदर सुप्रीम पावर मतलब इनसे ज्यादा ऊपर अब कोई नहीं है। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने ये यहां तक कैसे पहुंचे थे, सुप्रीम पावर कैसे बने थे, इन्होंने एलिमिनेट कर दिया, मतलब खत्म कर दिया था सारे पोटेंशियल राइवल को। पोटेंशियल का मतलब होता है ऐसे राइवल्स, प्रतिद्वंदी, कॉम्पिटिटर जो इनको टक्कर दे सकते थे, सबको खत्म करके, एलिमिनेट करके इन्होंने कब्जा किया बहुत सारे एरियाज पे और अपने आप को फैलाया, अपना डोमिनियन, अपना दबदबा फैलाया लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया पे, यानी इंडिया के बहुत सारे हिस्सों पर अपना दबदबा इन्होंने कायम किया। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो ब्रिटिश का एक्सपेंशन है वो किसी तरह से फलदायक नहीं रहा। ठीक है, ये ब्रिटिश का जो एक्सपेंशन है, ये जो अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं एलिमिनेट करके राइवल्स को, इनके साथ साथ ये क्या कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, शोषण, एक्सप्लॉयटेटिव यानी कि शोषण कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये जो है दमनकारी नीति लेके आ रहे हैं। मतलब ऐसी पॉलिसीज वगैरह, मतलब बहुत ज्यादा टैक्सेस वगैरह लगा देना, ये सारी चीजें, ऐसी पॉलिसीज, और जो है कि सेना में किसी को सूबेदार से ऊपर तक की पोस्ट ही ना देना, किसी इंडियंस को लो सैलरी देना, तो ये सारी ऐसी नीतियां थी जो दमन करने वाली थी, यानी कि शोषण करने वाली थी। और आखिरकार वो फायदा पहुंचा रही थी किस चीज को, ब्रिटिश इंटरेस्ट को ही फायदा पहुंचा रही थी। तो ये सारी चीजें इनके एक्सपेंशन के साथ साथ चल रहा था, क्षेत्रों पर कब्जा भी कर रहे थे और ये सारी चीजें उसके साथ साथ चल रही थी, अन्याय, शोषण, दमनकारी नीतियां, ये सब साथ चल रही थी। ये जो नीतियां थी, पॉलिसीज वगैरह थी, इसकी वजह से गरीबी आई और साथ ही साथ अनटोल्ड माइजरीज लेके आई टू द पीपल। अब ये अनटोल्ड माइजरीज क्या होता है, अनटोल्ड माइजरीज का मतलब ऐसा नहीं अनकही वाली, मतलब ऐसा दर्द वगैरह जिसको कि बयां ना किया जा सके। ठीक है, जिसकी व्याख्या ना की जा सके, दैट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब, ऐसा दर्द और तकलीफ लेके आया। और इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा हर एक हिस्से पे हिंदुस्तान के अंदर, जो अलग अलग सेगमेंट्स हैं, अलग अलग सोसाइटी है, आर्टिजन है, क्राफ्ट्समैन है, अपर क्लास है, लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, सबकी बात कर रहा है कि सारे सेगमेंट्स पे ये काफी बुरा असर लेकर आई इनकी नीतियां। फर्दर यहां पे कह रहा है कि स्पोरैडिक रिबिलियंस और प्रोटेस्ट हुए किसके खिलाफ, ब्रिटिश की नीतियों के खिलाफ। स्पोरैडिक रिबिलियन, रिबिलियन मतलब आपको मालूम है कि विद्रोह हुआ, स्पोरैडिक का मतलब होता है इनफ्रीक्वेंटली, ऐसा नहीं कि लगातार एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये इनफ्रीक्वेंटली हुआ और साथ ही साथ इरेगुलरली, मतलब छुटपुट छुटपुट कहीं कहीं पे होता रहा, हमेशा इसका विद्रोह हुआ। हाउएवर किसी तरह से ये जो विद्रोह हुआ, जो इरेगुलर था, इनफ्रीक्वेंट था, लगातार नहीं था, वो जड़ों को नहीं हिला पाया। जो ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों की जड़ें जो यहां मजबूत हो गई थी, वो जड़ें नहीं हिल पाई इससे, है ना। तो क्या हुआ कि ये जो रिवॉल्ट है, ये जो विद्रोह है 1857 का, ये बड़े पैमाने पे ये विद्रोह हुआ था। किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। जो कहां शुरू हुआ था, विद इन द रैंक ऑफ आर्मी, आर्मी के रैंक के विद इन शुरू हुआ था। ये क्यों शुरू हुआ था वो भी हम लोग देखेंगे, और जल्द ही ये फैला और दूसरे क्षेत्रों में भी ये पहुंच गया। ब्रिटिश के जो इतिहासकार हैं उसको मानते हैं ये क्या, सिपाही म्यूटिनी, यानी कि सिपाहियों का विद्रोह कहा जाता है। वहीं हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर इसको क्या कहा जाता है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी आजादी की पहली लड़ाई, जिसने क्या किया, अंग्रेजों के जो जड़ें हैं उसको हिलाकर रख दिया हिंदुस्तान के अंदर। चलिए देखते हैं कि आखिर क्या कारण था।
इस विद्रोह का, ये जो विद्रोह था 1857 का, ये नतीजा था, नतीजा एंड था। जैसे कि रोज कुछ ना कुछ होते रहता है, तो आखिरी में चलो यार आज जो है कि हमारे और तुम्हारे में से कोई एक ही बचेगा ना, ऐसा मारपीट टाइप का। तो कल्मिनेशन का मतलब होता है नतीजा, काफी लंबे समय से चीजें चली आ रही है, उसका नतीजा क्या हुआ, पॉपुलर डिस्कंटेंट, यानी जो क्रोध था लोगों के मन के अंदर ब्रिटिश के नीतियों के खिलाफ, तो ये उसका कल्मिनेशन है, यानी ये उसका नतीजा है। धीरे धीरे अलग अलग तरह की जो है दमनकारी नीतियां ये लेके आते जा रहे हैं, टैक्सेस वगैरह बढ़ाते जा रहे हैं, जो रोज का ये जो है बराबर का इनका दुख था, तकलीफ था, हिंदुस्तानियों की पीड़ा थी, वो आखिरी में एंड अप हुई। नतीजा क्या हुआ उसका कि ये विद्रोह पे खड़े हो गए 1857 में। तो दैट इज कॉल्ड कल्मिनेशन, है ना, अल्टीमेट एंड क्या हुआ उसका। इसके अलावा जो है यहाँ पे पॉलिटिकल कॉजेस को अगर हम देखें, राजनीतिक मुद्दे क्या थे, राजनीतिक कारण, ये जबरदस्ती अपने आप को फैला रहे थे, है ना, एक्सपेशनिस्ट पॉलिसी थी इनकी, कंपनी ने क्रिएट करके रखी थी, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के शासकों के अंदर भारी गुस्सा था। इसकी वजह से सबसे फेमस तो आपको मालूम ही है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में। लॉर्ड डलहौसी का जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था, यह सबसे बड़ा कारण था राजाओं के अंदर दुख का, शासकों के अंदर। ये क्रोध पैदा कर रहा था हिंदुस्तानी रूलर्स के अंदर। क्यों? क्योंकि इस डॉक्ट्राइन के हिसाब से जो भी राज्य या साम्राज्य जहां पे शासक मर जा रहा है बिना किसी उत्तराधिकारी के, नेचुरल मेल हेयर, यानी कि अपना औलाद ना हो, गोद लिया वाला भी नहीं मान्य है, नेचुरल होना चाहिए। यानी कि राजा का अपना औलाद अगर नहीं होता है प्राकृतिक तौर पे, तो वो जो किंगडम है पास कर जाएगा किसके हैंड में, ब्रिटिश के हैंड में। तो इसके खिलाफ जो है काफी क्रोध था हिंदुस्तानी राजाओं के अंदर। डलहौसी ने कब्जा किया झांसी, नागपुर, सतारा, इसी के तहत। इसके साथ साथ डलहौसी ने इनकार कर दिया मानने से, एक्नॉलेज करने से, मानने से अधिकार नाना साहेब के, जो कि एडॉप्टेड यानी कि गोद लिए हुए बेटे थे पेशवा बाजीराव सेकंड के। तो गोद लिए हुए थे, तो इनका जो हक था उसको मानने से, इनके अधिकारों को मानने से इनकार कर दिया अंग्रेजों ने। इनको माना नहीं गया, रिकॉग्नाइज मतलब माना नहीं गया, पहचाना नहीं गया उत्तराधिकारी, लीगल, लीगल मतलब वैधानिक, कि हाँ ये राइट हेयर हैं। इनको वंचित किया गया, डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित करना, किसी चीज से दूर रखना। पेंशन नहीं दिया गया, जो इनके पिताजी को मिलती थी वो पेंशन इनको नहीं दी गई। नाना साहेब इसीलिए एक अहम नेता बन गए इस विद्रोह के। ये जो विद्रोह शुरू हुआ इसमें एक अहम नेता बनकर उभर कर नाना साहेब आए। डलहौसी और क्या कर रहा था भी, इंटरफेयर कर रहा था मामलों में। और कैसे मामले? जो अंदरूनी मामले हैं राज्य के, और वैसे उस राज्य के जिसने ऑलरेडी साइन करके रखा हुआ है सब्सिडियरी अलायंस। इसको पढ़ने के लिए आपको फर्दर इससे पहले वाले चैप्टर्स आपके क्लियर होने चाहिए कि सब्सिडियरी अलायंस में कि हाँ भाई ब्रिटिश सुप्रीम पावर है, आप ही की आर्मी हमारी रक्षा करेगी, इस तरह से, है ना। उसके रखरखाव का सारा खर्चा जो कौन देगा, वो हिंदुस्तानी शासक देगा। तो ऑलरेडी जब सब्सिडियरी अलायंस यहाँ पे मित्रता वाली, सहायक वाली जो नीति है, इसके तहत इस ट्रीटी को साइन करके बैठे हुए हैं, उनके भी आंतरिक मामले में डलहौसी क्या कर रहा है, दखल दे रहा है। अच्छा, कब्जा किया गया बहुत सारे स्टेट्स को मिस गवर्नेंस पे भी। मिस गवर्नेंस का मतलब कि आप अच्छे से रूल नहीं कर पा रहे हैं, आप हमें दे दीजिए, हम बेहतर तरीके से रूल करेंगे। और साथ ही साथ या फिर इनकॉम्पिटेंस, इनकॉम्पिटेंस मतलब कि आपकी क्षमता नहीं है अब रूल कर पाने की। तो अवध को जो है इसको लाया गया था ब्रिटिश के कंट्रोल के अंदर, मतलब ब्रिटिश के हैंड में लाया गया, नियंत्रण में लाया गया, मैल एडमिनिस्ट्रेशन का इल्जाम लगा के। ठीक है भाई, कि आप जो है सही से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे, आप सही से शासन नहीं कर पा रहे, तो राज्य हमको सौंप दीजिए। और इसकी वजह से लोगों के अंदर गुस्सा फूटा, क्योंकि इस अवध जो है वो ऑलरेडी ब्रिटिश अलाई था। भाई हम तो ऑलरेडी आपके साथ मित्रता में हैं, आपके अधीन हैं, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों? और ब्रिटिश ने और क्या किया, बुरा व्यवहार किया किसके साथ,
जो बादशाह थे, मुगल एम्परर, मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर, इनके साथ भी गलत किया। इनको जो है बना दिया गया ब्रिटिश पेंशनर, भाई पेंशन पे इनको रख दिया गया। साथ ही साथ ऐलान किया गया कि जो इनके उत्तराधिकारी हैं, सक्सेसर की बात कर रहा है, कि बहादुर शाह जफर के जो उत्तराधिकारी हैं उनको इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो शाही उपाधि का इस्तेमाल करें। जो टाइटल्स वगैरह होते हैं राजा महाराजा के, ये उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। साथ ही साथ इनको अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप रहें लाल किले के अंदर, लाल किले से बाहर रहना है आपको। आपको कहीं निकाल के कहां रखना है भाई, आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली, दिल्ली के किसी जो है बाहरी इलाके में, विलेज वाला एरिया जो होगा, आउटस्कर्ट होगा दिल्ली का, वहां रखना है। जहां पे कहां रखा गया, नियर कुतुब मीनार। और इस तरह की जो हरकतें थी अंग्रेजों की तरफ से मुगल बादशाह के प्रति, ये बिल्कुल अपमानजनक थी। किसके लिए? मुगल बादशाह के लिए, अपमानित करने वाली, ह्यूमिलिएट करने वाली। तो ये जो अंग्रेज थे, इन्होंने जो है कोई भी रिस्पेक्ट यानी कि आदर नहीं दिखाया हिंदुस्तानी राजाओं के लिए, और उन संधियों के लिए भी जो उनके साथ साइन की गई थी, जो ट्रीटी साइन हुई थी, उसका भी लिहाज नहीं किया, ना ही कोई रिस्पेक्ट दी। इनको कोई झिझक नहीं हुई, किनको? अंग्रेजों को कोई झिझक नहीं हुई इन संधियों को क्या करने में, तोड़ने में। ट्रीटीज जो साइन हुई थी, उसको कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हो एक तरह से, तो उसको तोड़ने में इनको जरा से भी झिझक पैदा नहीं हुई, और इन्होंने जमीनों पे कब्जा किया। और इसलिए लोगों के मन में एक डर फैला, किसका? असुरक्षा का, हिंदुस्तानी शासकों के अंदर, कि भाई ये क्या कर रहे हैं, सारी ट्रीटीज वगैरह जो है यहाँ पे मानने से इनकार कर रहे हैं, कोई झिझक नहीं है इनके अंदर, और कब्जा करते जा रहे हैं। तो ये जो अंग्रेज हैं, इनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। कहां नुकसान हुआ था? पहले अफगान वॉर में, और साथ ही साथ क्रीमेरियन वॉर में। अब ये क्या है क्रीमेरियन वॉर, अफगान वॉर, तो समझ रहे होगे। ये 1854 से 56 तक, 2 साल तक ये क्रीमेरियन वॉर चला। और ये किसके किसके बीच में था? यहाँ पे देखो, लड़ने के लिए देखो ब्रिटेन है, साथ ही साथ फ्रांस है, साथ ही साथ टर्की है, और सर्दिनिया। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं सर्दिनिया, ये भी था। और ये वर्सेस किससे लड़ रहे थे? ये लड़ रहे थे उस समय किसके खिलाफ? रशिया के खिलाफ। ठीक है, तो इन सारी जंगों में भी क्या हुआ था? अंग्रेजों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। इसके अलावा इनको और ज्यादा नुकसान कहां पे हुआ था? क्वेलिंग का मतलब होता है शांत करना। किसको शांत कर रहे थे? विद्रोहियों को शांत कर रहे थे, जो संथल कबीले वाले थे बिहार के, उनको शांत करने में भी इनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। जो बिहार और उड़ीसा के कबीले वाले थे, संथल ट्राइब जो है, ये इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्राइब है। कौन सा? 3rd लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया। अच्छा, इनकी जो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज ही इनका कौन सा है? संथली। लैंग्वेज का नाम ही है संथली। ठीक है, तो इनको कुचलने में, इनके विद्रोह को कुचलने में भी इनको बहुत नुकसान हुआ। और ये जो नुकसान है, वो ये दिखाया कि भाई ये वल्नरेबल नहीं है। वल्नरेबल का मतलब ये है, ये शोड द वल्नरेबिलिटी ऑफ द ब्रिटिश, सॉरी, वल्नरेबिलिटी का मतलब कि इनको पराजित किया जा सकता है, इनको भेदा जा सकता है, इनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो लॉसेस नहीं, ये जो नुकसान पहुंचा, ये दिखा रहा है इनकी वल्नरेबिलिटी, है ना, कि ये असुरक्षित है ब्रिटिश भी। एंड एक्सपोज द मिथ ऑफ ब्रिटिश इनविंसिबिलिटी। अब ये एक हवा चली हुई थी कि भाई, ये अफवाह थी ना कि भाई ब्रिटिश को हराना जो है नामुमकिन है, तो ये मिथ भी खत्म हो गया कि ये अजय है, मतलब इनको जीता नहीं जा सकता, इनको हराया नहीं जा सकता। तो ये बात भी इससे खत्म हो गई कि नुकसान तो हो तो रहा है इनका भी, है ना, कि अगर सही से लड़ा जाए तो इनको भी मारा जा सकता है। साथ ही साथ अभी हम ये देखेंगे यहाँ पे इकोनॉमिक कॉजेस क्या है, अलग अलग जो है हेडिंग्स में कारण बता रहा है, कि ऐसा नहीं है कि कोई एक कारण रहा हो। इमीडिएट कॉज हम देखेंगे। इमीडिएट कॉज ऐसा होता है कि जैसे कि तुरंत आग लगाने वाली चीज, बाकी ये चीजें जो है काफी लंबे समय से आ रही हैं। तो आर्थिक रूप से आपको पता ही होगा कि पूरा शोषण हो रहा था, ट्रेडिशनल पारंपरिक हैंडीक्राफ्ट वगैरह सब बर्बाद कर दिए गए थे। ब्रिटिश पॉलिसी एंड देयर इंपैक्ट वाले चैप्टर में आपको ये पढ़ना था। तो आर्थिक रूप से पूरा शोषण किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा,
और पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया गया था पारंपरिक, मतलब बाप दादा के जमाने से जो आर्थिक व्यवस्था चली जा रही थी, आर्थिक जो व्यवस्था है, जो ढांचा है, उसको बर्बाद कर दिया गया था। और इसने बर्बादी के साथ किसानों को और कलाकारों को कैसा छोड़ दिया था, इम्पॉवरिश्ड छोड़ दिया था, यानी बिल्कुल दरिद्र बना दिया था। ठीक है, कि लिवलीहुड के लिए बिल्कुल इनके लाले पड़ गए थे। हिंदुस्तान क्या बन गया था, एक बड़ा कॉलोनी बन गया था, किसका, ब्रिटिश का। और ये कॉलोनी क्या कर रहा है, दे रहा है, क्या दे रहा है, सस्ते में कच्चा माल जैसे कि कॉटन है, सिल्क है, ये सब चीजें पहुंचा रहा है। कहां दे रहा है भाई, ब्रिटिशर्स को दे रहा है, अंग्रेजों की तरफ से अंग्रेजों को दे रहा है। और अंग्रेज कहां इसको ले जा रहे हैं, ये उन इंडस्ट्रीज को जा रहा है जो इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं यूरोपियन कंट्रीज में, ब्रिटेन में। तो वहां के लिए ये क्या पहुंचा रहा है, इंडिया एक कॉलोनी बन गया है, सिर्फ यहां से रॉ मटेरियल्स जा रहे हैं सस्ते दामों पे। इसके अलावा यहीं पे नहीं कि सिर्फ सस्ते दामों पे चीजें जा रही हैं, हैवी ड्यूटीज यानी ढेर सारे टैक्सेस वगैरह लगा दिए जा रहे थे, इंपोज कर दिए जा रहे थे हिंदुस्तान में जो हाथों से बने हुए प्रोडक्ट जा रहे थे उनके ऊपर, जो इंग्लैंड में जा रहे थे। तो इंग्लैंड में कोई चीज अगर भारत से बिकने के लिए जा रही थी तो उसके ऊपर ढेर सारी ड्यूटीज लगा दी जा रही थी। मतलब वो इतनी महंगी हो जाएगी कि वहां के लोग एक तो खरीदेंगे नहीं, और यहाँ के लोगों को इतनी ड्यूटीज पे करनी पड़ेगी कि इनको कोई फायदा ही नहीं होगा, है ना। ताकि सुरक्षा किया जा सके अंग्रेजी मैन्युफैक्चरर्स का, अंग्रेज जो इंडस्ट्रीज वगैरह बना के रखे हुए हैं, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसकी सुरक्षा के लिए इनके सामानों पे हैवी ड्यूटीज लगा दी जा रही थी। ठीक है, ताकि लोग इसको प्रीफर ही ना करें। इसके अलावा इसके साथ साथ अनरिस्ट्रिक्टेड एंट्री, कोई रोकथाम नहीं भाई। इंडिया का जो गुड जा रहा है, जो फाइनल गुड्स जा रहा है, हैंडीक्राफ्ट जा रहे हैं, उसके ऊपर तो हैवी ड्यूटीज, लेकिन उधर से जो आ रहा है वो अनरिस्ट्रिक्टेड एंट्री है उसकी, मतलब उसके ऊपर कोई रोकथाम नहीं। सस्ते मशीन से बनी हुई चीजें इंग्लैंड से कहां आ रही थी, हिंदुस्तान के मार्केट में आ रही थी, जो हिंदुस्तान के मार्केट को बर्बाद कर रही थी, है ना। जो पारंपरिक तौर पे यहाँ पे हाथों से काम किया जा रहा था, रूरल इंडस्ट्री था, कॉटेज इंडस्ट्री था, उसको बर्बाद कर दिया गया। ये लोग जो मशीन की सस्ती चीजें थी उसके साथ कॉम्पेट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इनका पूरा पूरा परिवार लगा रह रहा था और काफी टाइम में चीजें पूरी हो रही थी, तो लागत भी पूरी नहीं मिल पा रही थी। और वहीं जो मशीन से चीजें बन रही थी वो बहुत स्पीडीली बन रही थी, तो इसलिए उसकी कीमत बहुत ज्यादा सस्ती हुआ करती थी और इनकी नहीं। तो इसीलिए जो सस्ती चीजें आ रही थी इंग्लैंड से, उससे ये कॉम्पेट नहीं कर पाए और इनका पूरा मार्केट बर्बाद होकर रह गया। ठीक है, तो जो कंपनी है उसने कोई कोशिश नहीं की कि यहाँ पे जो पारंपरिक इंडस्ट्री है उसको और व्यापार को बढ़ावा दिया जाए। अगर अंग्रेज चाहते तो यहाँ पे भी फैक्ट्री लगा सकते थे, लेकिन यहाँ का विकास देखना कोई मुद्दा नहीं था उनका। जो कलाकार थे, जो कारीगर थे, उनको पूरा तरह से बर्बाद कर दिया गया, वो बर्बाद हो गए। इस बदलाव से जो पारंपरिक ढांचा था आर्थिक व्यवस्था का, वो बदल गया इनकी पॉलिसीज की वजह से। ये जो हैवी ड्यूटीज लगाई गई, अनरिस्ट्रिक्टेड एंट्री हुआ इंग्लैंड से आ रहे गुड्स का, तो ये जो रिफॉर्मेशन है ना, इसकी वजह से, इस बदलाव की वजह से, इस इकोनॉमिक ढांचे के बदलाव की वजह से पारंपरिक वाला बदल के अब अंग्रेजों के हिसाब से होने लगा, इसकी वजह से ये काफी ज्यादा बर्बाद हुए। अच्छा, जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, यानी जमीन से जो कर वसूली वाला सिस्टम था, प्रोडक्शन का जो वसूली था, ब्रिटिश का एम क्या था कि बस ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलो, ज्यादा से ज्यादा हमको रेवेन्यू चाहिए, इनकम चाहिए, है ना। जो हम लोग टैक्स देते हैं वो क्या है, सरकार के लिए इनकम ही तो है। तो किसानों से जितना ज्यादा हो वसूल कर सको। बड़े हाई रेट्स रहते थे यहाँ पे, रेवेन्यू के फिक्स किए जाते थे कंपनी के द्वारा, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था किसानों को, क्योंकि फेलियर ऑफ क्रॉप्स वगैरह अगर होता था, अगर फसल वगैरह बर्बाद हो जाती थी, तो उसके लिए कोई उनको छूट नहीं मिलती थी। अच्छा, दे वेयर ऑपरेस्ड, अच्छा इनका दमन, पीजेंट का दमन तो जमींदार भी कर रहे थे। और जमींदारों के अलावा मनी लेंडर्स, यानी कि जो साहूकार होते हैं गांव में, जो पैसे बांटते हैं सूद के ऊपर, सूद पे, तो वो भी इनका नाजायज फायदा उठा रहे थे। कुछ व्यक्ति तो ऐसे थे जो अपनी जमीन खो दे रहे थे, किसान, किसके हाथों, मनी लेंडर यानी साहूकार के हाथों।
अभी भी देखा होगा, आज भी ऐसी प्रथा कहीं ना कहीं चली आ रही है, जमीन के कागज वगैरह गिरवी रख के पैसे उठा लेते हैं और इंटरेस्ट इतना ज्यादा रहता है कि जमीन की कीमत भी कम पड़ जाती है ना। तो ऐसे केसेस होते रहते हैं। कोई रेवेन्यू का हिस्सा यानी जो भी राजस्व की वसूली हुई है, सरकार यानी ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़ा सा भी खर्च नहीं कर रही है, जो कि ओवर बर्डन्ड पीजेंट से लिया गया है। ऑलरेडी कर्ज में दबे कुचले लोग हैं, किसान हैं, उनसे जो टैक्सेस लिए जा रहे हैं, सरकार उसको इनके डेवलपमेंट के लिए जरा भी खर्चा नहीं कर रही है कि किसी तरह से एग्रीकल्चर खेती बाड़ी को सुधारने की कोशिश की जाए। तो इन सब चीजों पे किसी तरह का ध्यान नहीं था। जो जमीन के मालिक थे वो असुरक्षित महसूस कर रहे थे अपने पोजीशन के बारे में कि हमारे पास ये दायित्व रहेगा या नहीं रहेगा, हमारे पास हमारी संपत्ति रहेगा कि नहीं। थाउजेंड्स ऑफ जागीर, बहुत सारी हजारों जागीर या फिर कह सकते हो कि एरिया, उसको जब्त किया गया लॉर्ड बेंटिक के द्वारा और लॉर्ड डलहौसी के टाइम में, जब जो जमीन के मालिक थे वो रिटन डीड नहीं दिखा पाए ओनरशिप के, यानी कि मालिकाना हक के लिए जो दस्तावेज वगैरह होते हैं, एग्रीमेंट होता है या डीड होती है, जो पेपर होते हैं कानूनी, वो प्रेजेंट नहीं कर पाए। तो उसकी वजह से क्या किया गया, लैंडलॉर्ड्स की जमीनें जब्त कर ली गई, छीन ली गई। अच्छा, जब अवध के ऊपर यहाँ पे कब्जा हुआ तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कॉन्फिस्केट कर लिया, यानी कि जब्त कर लिया लैंड होल्डिंग, किसके, जमींदारों के और तालुकदारों के। जमींदार और तालुकदार के पास जो जमीनें थी वो भी जब्त कर ली गई। इसीलिए ये भी खड़े हो गए विद्रोह के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ। तो जमींदार और तालुकदार भी इसलिए आए क्योंकि भाई उनके भी हक छीन लिए गए थे। यहाँ पे बहुत सारी देखो यहाँ पे प्रॉब्लम्स थी जो किसके से रिलेट करती थी, कानून से। जो जमीन के लिए कानून थी उसमें बहुत सारी गड़बड़ी थी। साथ ही साथ जो पूरा प्रशासन था, एडमिनिस्ट्रेशन था, वो भी करप्ट यानी कि पूरी तरह से भ्रष्ट था। जो लोग थे, मासेस थे, उनको सामना करना पड़ता था भ्रष्ट पुलिस का, और लोअर लेवल के अधिकारियों का सामना करना पड़ता था, वो भी भ्रष्ट थे। और साथ ही साथ लोअर लॉ कोर्ट्स, इसका सामना करना पड़ता था, जिसके चक्कर लगाते रह जाते थे वो। तो इसमें बहुत सारी खामियां थी जो जमीन के कानून थे। अपर और जो मिडिल क्लास थे वो अक्सर उनको बाहर रखा गया। अपर और मिडिल क्लास को बाहर रखा गया, कहां से, हाई पेड जॉब से, यानी कि कोई ऊंचा पद उनको नहीं दिया जा रहा था प्रशासन में। इसके अलावा डिसअपियरेंस यानी गायब होते जा रहे थे इंडियन स्टेट्स। ब्रिटिश क्या कर रहे हैं, जगह जगह पे अपना कब्जा जमा रहे हैं। तो जो हिंदुस्तानी स्टेट्स थे वो अब गायब होते जा रहे हैं, कब्जा किया जा रहा है उनके ऊपर कंपनी के द्वारा। तो ये जो गायब हो रहे हैं स्टेट्स और जो आ रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में, इसकी वजह से बड़े पैमाने पे बेरोजगारी आई। बेरोजगारी क्यों आई, क्योंकि ये जो इंडियन स्टेट्स थे इसके अंदर लोग एम्प्लॉयड थे, कहां पे, दरबारों में, कोर्ट्स में, प्रशासन में स्टेट के। तो इसलिए ये जब कॉन्फिस्केट होता था, एनेक्स होता था, तो ये लोग बेरोजगार हो जा रहे थे। साथ ही साथ खत्म हो रहा था शाही सहायता, रॉयल पैट्रोनेज, पैट्रोनेज मतलब शाही सहायता। ये भी क्या लेके आया, गरीबी और दरिद्रता लेकर आया, किनके बीच, कलाकारों के बीच, कारीगरों के बीच, और जो धार्मिक प्रचारक होते हैं उनके बीच, जो पूरी तरह से निर्भर थे किसके ऊपर, हिंदुस्तानी शासकों के ऊपर। जो हिंदुस्तानी शासक रहे हैं वो हमेशा से काफी उदार रहे हैं, है ना। वो देखा होगा कि बादशाह जो है कि हर एक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लोगों को जगह दिया करता था, जमीनें दे दिया करता था, है ना। तो ये सारी चीजें हमेशा से रही हैं हिंदुस्तानी बादशाहों के अंदर, राजाओं के अंदर। सामाजिक और धार्मिक कारण भी थे। इकोनॉमिक देखा हमने, पॉलिटिकल देखा, यहाँ पे ये भी देखो कि कुछ सामाजिक और धार्मिक कारण भी थे। क्या कारण थे वो भी देखेंगे, और इसके बाद इमीडिएट कॉज भी देखेंगे। यहाँ पे जो ब्रिटिश रूल यहाँ पे आया, उसके साथ साथ ना पश्चिमी सभ्यता भी हमारे यहाँ आई, पश्चिमी एजुकेशन भी आया उनके यहाँ का, और उनकी संस्कृति भी यहाँ आई। तो ये क्या करने लगे, दखल देने लगे हमारे सामाजिक और धार्मिक जिंदगियों में, हिंदुस्तानियों के सामाजिक और धार्मिक जिंदगी में ये दखल देने लगे, बीच में टांग अड़ाने लगे। इसकी वजह से क्या हुआ कि इसकी वजह से एप्रीहेंशन का मतलब होता है डर पैदा होना, शंका पैदा होना।
तो हिंदुस्तानियों के अंदर जो है डर और शंका पैदा हुई और असंतुष्टि, कंटेंट मतलब क्या होता है, सेटिस्फाइड, डिसकंटेंट, असंतुष्टि पैदा हुई किसके अंदर, लोगों के अंदर। वो क्या देख रहे हैं कि ये जो बाहरी संस्कृति है, हिंदुस्तान के बाहर की जो संस्कृति है, वेस्टर्न कल्चर है, ये खतरा है, थ्रेट है किसके लिए, हमारे हिंदुस्तानी समाज के लिए, हमारे हिंदुस्तानी संस्कृति के लिए, हमारे कल्चर के लिए। बिल्कुल कैसा है, ये खतरा है। ब्रिटिश क्या कर रहे हैं, अंग्रेज यहाँ पे बहुत सारे बदलाव लेके आ रहे हैं। जैसे बदलाव लाया गया एबोलिशन ऑफ सती, यानी कि सती सती प्रथा का अंत लेकर आया वो, कि सती प्रथा नहीं होगी। साथ ही साथ फीमेल इन्फेंटिसाइड की, जो गर्भ में लड़कियां होती थी उनको मार दिया जाता था, वो चीज यहाँ पे बंद हुई। और ये तो थोड़ी क्या, ये बिल्कुल सही चीज है, ठीक है। ये दोनों तो बिल्कुल, ये जो है कि एविल थे, सोशल एविल कह सकते हो। लेकिन हिंदुस्तानी उस टाइम में क्या देख रहे हैं, इस चीज को देख रहे हैं कि भाई ये तो हमारे मामलों में दखल दे रहे हैं। इसके अलावा क्या किया, लीगलाइज किया विधवाओं की शादी की, भाई जो विधवा है उसको भी अधिकार है कि दूसरी शादी कर सके। और वकालत की कि औरतों को भी घर से बाहर निकलना चाहिए और पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। तो ये सारी चीजों को वो किस नजरिए से देख रहे थे कि भाई ये हमारे धर्म के अंदर क्या कर रहे हैं, दखल दे रहे हैं, अपनी टांग अड़ा रहे हैं। कुछ ऐसे भी बदलाव देखे गए, है ना, देयर रिफॉर्म्स वेयर सीन एज बाहरी इंटरवेंशन, की बाहरी दखल दिया जा रहा है हमारे धार्मिक मामलों में और हमारे सांस्कृतिक मामलों में। तो बाहरी दखल अच्छी चीज नहीं है, ये इनका मानना था। तो जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ ब्रिटिश रूल का, अंग्रेजी शासन आया हिंदुस्तान के अंदर, तो अंग्रेजी शासन के साथ साथ क्या हुआ ना, कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज का मतलब वो है जो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काम करते हैं, ये हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पे आने लगे। कब आने लगे, जब यहाँ पे पूरी तरह से ये इस्टेब्लिशमेंट धीरे धीरे जैसे जैसे ब्रिटिश राज का बढ़ता जा रहा है, तो मिशनरीज आने लगे। इनकी जो हरकतें थी, इनकी जो एक्टिविटीज, जो काम थे, वो क्या कर रहे थे, वो हर्ट कर रहे थे, यानी दुख पहुंचा रहे थे, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे थे, कह सकते हो, ठीक है। सॉरी, लोगों का जो धार्मिक भावना था उसको ये क्या कर रहे थे, ठेस पहुंचा रहे थे। और लोगों के मन में क्या आ रहा था, शंका पैदा हो रही थी, डर पैदा हो रहा था हिंदुस्तानियों के अंदर, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी संस्कृति ना खो दें, है ना, हम अपना धर्म ना खो दें। यहां पे क्या लेके आया गया हिंदुस्तान में, पश्चिमी एजुकेशन, ठीक है, यानी वेस्टर्न एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम लेके आया गया। इसने क्या किया, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया पारंपरिक एजुकेशन सिस्टम को। पारंपरिक एजुकेशन सिस्टम कैसा था, टोल्स थे, मदरसास थे, मकतब्स थे, किसकी पढ़ाई के लिए, रिलीजियस पढ़ाई ज्यादातर चलती थी, अपर क्लासेस को ही ज्यादातर पढ़ाई मिलती थी, औरतों के लिए तो उतना कुछ खास था ही नहीं, है ना। तो ये सारी चीजें थी। तो जो ट्रेडिशनल चल रहा था, जो धर्म की पढ़ाई लिखाई चल रही थी, संस्कृति की, वो खत्म हो गई, है ना। इंग्लिश मीडियम ने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया इस चीज को। और वो तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा है कि वो लाया ही इसलिए गया था इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, ताकि यहीं के लोगों से काम करवाया जा सके सबऑर्डिनेट पोस्ट पे। इसने खोखला कर दिया, अंडरमाइन कर दिया, खोखला कर दिया पोजीशन किसका, पंडित का और मौलवीज का पोजीशन बिल्कुल खोखला हो गया। मतलब इनको जो तरजीह पहले मिल रही थी अब नहीं मिल रही है। अब धार्मिक शिक्षा से बढ़ के लोग किसकी तरफ, यूनिवर्सिटीज लगाए गए थे, बॉम्बे में, मद्रास में, कलकत्ता में, तो उधर की तरफ रुख कर रहे थे। तो इनका जो पोजीशन था वो जो है कहीं ना कहीं खोखला हुआ। स्कूल वगैरह बनाए गए ब्रिटिश वगैरह के द्वारा, तो वो ऐसे देखे जा रहे थे हिंदुस्तानियों के द्वारा कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसी जगह है जिससे कि हमारे लोगों को कन्वर्ट किया जाएगा क्रिश्चियनिटी में। ये अपना स्कूल वगैरह खोल रहे हैं किस वास्ते, हमारे बाल बच्चों को क्रिश्चियन बनाने के लिए, कन्वर्जन के लिए। ब्रिटिश यहाँ पे रेलवे लेके आते हैं, पोस्ट लेके आते हैं, टेलीग्राफ लेके आते हैं हिंदुस्तान में, और ऐसी नई नई तकनीक बिल्कुल एलियन थी, यानी जिससे कभी ये परिचित नहीं थे, बिल्कुल कभी देखा ताका नहीं हिंदुस्तानी। तो इसलिए इनको इस चीज की जो है, इस चीज का खौफ हो रहा था कि भाई इनका इरादा क्या है। इवन ये जो खंबे वगैरह उस समय लग रहे थे, उस समय खंबे लग रहे थे, तो ऐसी भी अफवाह उड़ी थी कि ये जो खंबे लग रहे हैं ना, ये इस वास्ते लग रहे हैं कि जो भी हिंदुस्तानी
अंग्रेजों के खिलाफ जाएगा, ये मार के उसको लटका देंगे। तो वो इंटेंशंस के बारे में बिल्कुल भी हिंदुस्तानियों को पता नहीं था। भाई भोले भाले मासूम लोग, है ना। इसके बाद जो न्यायिक व्यवस्था थी, जुडिशियल सिस्टम था, जो कि अंग्रेजों ने लेके आया था, वो इक्वेलिटी पे था, अच्छी बात है, समानता पे था, लेकिन अलग अलग कानून थे हिंदुस्तानियों के लिए और यूरोपियंस के लिए। ये बड़ी गलत बात थी। सारे हिंदुस्तानियों को जो है इक्वल माना गया बिफोर द लॉ, ठीक है, इक्वल है बिफोर द लॉ, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि आप यूरोपियंस के लिए अलग अदालत। और ये माना जा रहा है कि भाई सारे हिंदुस्तानियों को जो इक्वलिटी पे लाया जा रहा है, ये एक कोशिश है खोखला करने की हमारे यहाँ की कास्ट सिस्टम को। जो कास्ट सिस्टम है और जो हमको प्रिविलेज मिला हुआ है, विशेष अधिकार मिला हुआ है कास्ट सिस्टम में, अपर क्लास के लिए मेनली, तो इन लोगों को लगा कि भाई ये हमारे यहाँ के कास्ट सिस्टम को बर्बाद करने के लिए ऐसी कोशिश की जा रही है, ऐसी अदालत की व्यवस्था की जा रही है। ब्रिटिश क्या पॉलिसी फॉलो करते थे? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है नस्लीय भेदभाव। नस्लीय भेदभाव का मतलब कि हम बेहतर हैं, हम लीड करने के लिए बने हुए हैं, इस तरह के भेदभाव ना, ठीक है, कि हम रास्ता दिखाएंगे सबको, है ना, हम सबसे बेहतर हैं। तो ये जो है नस्लीय भेदभाव जो है, ये वाला पॉलिसी ये अपनाते थे। और ये क्या करते थे? लुक डाउन अपॉन द इंडियंस। ये बिल्कुल हिंदुस्तानियों को उसी नजर से देखते थे। ये इनसे मिलते जुलते घुलते मिलते नहीं थे हिंदुस्तानियों के साथ, बल्कि क्या करते थे? उनका अपमान करते थे, उनको ह्यूमिलिएट करते थे। अब यहां पे हम लोग देखते हैं मिलिट्री कॉजेज। इसके बाद मिलिट्री कॉजेज की बात करें कि ये जो 1857 का जो विद्रोह है, वो सिपाहियों के विद्रोह की तरह ही शुरू हुआ। यानी कि विद्रोह किया गया किसके द्वारा? हिंदुस्तानी सैनिकों के द्वारा विद्रोह किया गया। और ये हिंदुस्तानी सैनिक कहां थे? ये सारे के सारे रिक्रूटेड थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर ही। बहुत सारे जो है मेजर्स यानी तरीके अपनाए गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, है ना, जो कि इनके अंदर क्रोध पैदा किया, जिसने अमंग द सोल्जर्स अगेंस्ट द कंपनी। इनकी जो नीतियां थी ना, उसी की वजह से जो है ये सोल्जर्स अपने हथियार उठाते हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ। हिंदुस्तानी जो सोल्जर हैं वो बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, मेजर रोल किसमें? एक्सपेंशन में। ब्रिटिश एम्पायर के, ब्रिटिश साम्राज्य जो फैल रहा है, तो हिंदुस्तानियों को ये रिक्रूट कर रहे थे। इवन समंदर पार भी बाद में भेजा जाने लगा था, वो भी चीजें आएंगी। तो एक्सपेंशन में ब्रिटिशर्स को बढ़ने में मदद कर रहे थे भाई, काफी ज्यादा अहम भूमिका ये निभा रहे थे। हाउएवर इनको कभी भी इनकी तारीफ नहीं की गई, न इनको कोई इनाम दिया गया इनकी कोशिशों के लिए, ठीक है, उतना मान सम्मान इनको नहीं मिल रहा था। हिंदुस्तानी जो सैनिक थे, कभी उनकी पदोन्नति नहीं की जा रही थी, यानी कि कभी उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा था आर्मी के अंदर। सारे जो बड़े बड़े मिलिट्री में हाई पोस्ट वगैरह थे, ये सब रिजर्व, मतलब हो गया आरक्षित, कोई हिंदुस्तानी उस पर नहीं बैठ सकता। सिर्फ और सिर्फ कौन होंगे? अंग्रेज होंगे। हाईएस्ट पोजीशन जिस पे एक हिंदुस्तानी सैनिक जा सकता है, वो बस कहां तक है? सूबेदार तक ही, उससे ऊपर वो जा ही नहीं सकता, चाहे कितना भी बेहतरीन सैनिक हो, चाहे कितना भी अच्छा काम कर ले। एक कानून पास हुआ 1856 में, और उसमें यह कहा गया कि भाई जो नए नए लोग, नए नए जो सिपाही रिक्रूट हो रहे हैं, जिनको चुना जा रहा है सर्विस के लिए, सेवा के लिए, सैनिक के लिए, अगर जरूरत पड़ी तो उनको कहां जाना पड़ सकता है? समंदर पार भी जाना पड़ सकता है। अब ये जो एक नई पॉलिसी, नया कानून, अब इसकी वजह से बहुत ठेस पहुंचा धार्मिक भावनाओं को हिंदुस्तानी सिपाहियों के, क्योंकि माना यह जा रहा था कि समंदर पार यात्रा करने से उस टाइम में ये जो है बाधित है, किसकी तरफ से? ये बाधित है सामाजिक धार्मिक वजह से बाधित है। क्या बंधन है? बंधन ये था, मानना ये था कि जो कोई भी बाहर जाएगा, प्रतिबंध ये है कि अगर कोई व्यक्ति बाहर जाता है तो उसका क्या हो जाएगा? धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए लोग बाहर जाना नहीं चाह रहे थे। इसके अलावा जो ब्रिटिश अधिकारी हैं, वो बिल्कुल ट्रीट करते थे हिंदुस्तानी सिपाहियों को विथ
कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट का मतलब होता है भाई निंदा करना, ठीक है, कमतर समझना। इनको हमेशा समझा जाता था कि ये हमसे कम है, अंग्रेज हमेशा अपने से कम समझते थे हिंदुस्तानी सैनिकों को और अक्सर उनका अपमान करते थे। कौन अपमान करता था? वही ब्रिटिश अंग्रेज अधिकारी जो है अपने निचले सैनिकों का जो है बिल्कुल अपमान करते थे। हिंदुस्तानी सिपाही जो थे उनको बहुत ही कम पैसा दिया जा रहा था ब्रिटिशर्स सैनिकों के बराबर में। पोस्ट एक ही है, काउंटर पार्ट की बात कर रहा है कि वैसे ही पोस्ट उनकी भी है, इनकी भी है, लेकिन जो यूरोपियंस है, जो अंग्रेज है, उनको ज्यादा पैसा दिया जा रहा है, हिंदुस्तानियों को कम। इवन जो रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, दूसरी सेवाएं हैं, वो भी बदतर थी। किससे? अंग्रेजी सैनिकों से। हिंदुस्तानी सैनिकों को बराबर का मान सम्मान नहीं मिल रहा था इन मामलों में भी, सेवाओं में भी। इसके अलावा और क्या कॉज था? भाई सिपाही जो थे वो बिल्कुल क्रोधित हुए क्योंकि इनको पेमेंट नहीं मिल रहा था फॉरेन सर्विस अलाउंस का। बाहर जाकर भी ये लड़े अंग्रेजों के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, लेकिन उसके बावजूद फॉरेन सर्विस अलाउंस जो भत्ता इनको मिलना चाहिए था बाहर जाने के लिए, वो भी इनको नहीं मिला जब ये गए थे लड़ने के लिए सिंध के रीजन में या फिर पंजाब। और इसकी वजह से क्या हुआ भाई, इनके जो सैलरीज थे इसमें रिडक्शन रहा, तो इसीलिए इनका गुस्सा रहा अंग्रेजों के खिलाफ। जब अवध पे कब्जा किया गया लॉर्ड डलहौसी के द्वारा 1856 में, तो ये जो अवध है ना, ये कई सारे सिपाहियों का घर था, ठीक है, ये घर था किसका? बहुत सारे सिपाहियों का। तो इसने क्या कर दिया? चिंगारी भड़का दी भाई, आग लगा के रख दिया लोगों के दिलों में, है ना। जो उनके अंदर पहले से नफरत थी, जो उनके अंदर पहले से क्रोध था, उसको ये हरकत क्या की? आग लगा दी, मतलब और बढ़ावा दे दी टुवर्ड द ब्रिटिश रूल की। अरे यार ये कितने ही ज्यादा खराब हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है शायद मेल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत जो है अवध पे कब्जा किया गया था। इस्टेब्लिशमेंट जो ब्रिटिश रूल का है, यहाँ पे जो है कई सारे जो है न्यूमरस सिपाही रिबिलियंस अगेंस्ट इट। सिंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल देयर वर न्यूमरस सिपाही रिबिलियंस, कई सारे सिपाही विद्रोह हुए। सम सच रिवोल्ट कहां कहां पे हुए? ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही हुआ, कई सारे रिवोल्ट यहाँ पे, रिवोल्ट मतलब विद्रोह हुए। एक विद्रोह बंगाल में 1764 में, वेलोर में 1806 में, बैरकपुर में 1824 में। ये सारे के सारे जो विद्रोह हुए, ऐसा नहीं पहला था, पहले भी विद्रोह हुए, लेकिन सारे विद्रोहों को रूथलेसली, बिल्कुल निर्मम तरीके से क्रश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, दबा दिया गया, कुचल दिया गया, ये जो विद्रोह पहले हुए। अच्छा, इमीडिएट कॉज अब देखते हैं हम लोग कि इमीडिएट कॉज क्या था। इमीडिएट कॉज का मतलब होता है कुछ ऐसी चीज जो तुरंत बदलाव ला दे, तो ये तुरंत वाला बदलाव था। 1857 की बात है, ये अंग्रेज एक नया राइफल लेके आए, एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस किए आर्मी के अंदर। इन राइफल के अंदर जो कार्टेज होता है, कारतूस, उसको जो भरा जाना है, इसके लिए अफवाह थी कि इसके ऊपर जो ग्रीस लगी हुई है वो जानवर की चर्बी से बनी हुई है, और इनका जो कवर है कार्टेज का, कारतूस का, उसको दांत से खींचना है। क्या करना है? दांत से खींचना है लोड करने से पहले। और ये माना जा रहा था कि जो जानवर की चर्बी है, ये ऐसे जानवर हैं जो हिंदू और मुस्लिम दोनों के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले जानवर, यानी कि गाय और सुअर की चर्बी इसमें मिक्स है, यहां दिया नहीं है, ठीक है। तो ये उनके भावनाओं को भड़काने के लिए है, ठीक है, उनके भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए, सॉरी। तो ये दोनों के लिए ही ऑफेंसिव था। ऑफेंसिव मतलब एक जुर्म की तरह था, हिंदू के लिए भी, मुस्लिम्स के लिए भी, है ना, जो सिपाही थे। और इन्होंने ही क्या किया? रिफ्यूज कर दिया, इनकार कर दिया कि हम इस तरह के कार्टेज को, हम लोग इस तरह के कारतूस को हम लोग छुएंगे नहीं। तो जो अंग्रेज हैं उन्होंने इनकार कर दिया इनकी दिक्कत को समझने से, कि ये क्यों विद्रोह कर रहे हैं, क्यों दिक्कत हो रही है, इसको समझने से इन्होंने इनकार कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। और इसके एवज में क्या करना शुरू कर दिया? जिन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया उसको ये पनिश करने लगे। समझना भी तो चाहिए कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्यों ऐसी चीज हो रही है। 29 मार्च
1857 मंगल पांडे एक नौजवान सिपाही हैं जो कि 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यानी कि पैदल सेना के वहीं के बंगाल के नेटिव थे। वहां ब्रिटिश रेजिमेंट के, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रेजिमेंट है उसके सिपाही हैं और ये पोस्टेड कहां पे हैं? बैरकपुर में। इन्होंने इनकार कर दिया कि हम इस कारतूस का इस्तेमाल नहीं करेंगे और अपने एक सुपीरियर अधिकारी पे गोली दाग दी। इनको बाद में जो है एग्जीक्यूट कर दिया गया, यानी कि मार दिया गया। इस डिफेंस के लिए, डिफेंस का मतलब होता है चुनौती, ललकार भी होता है, लेकिन यहाँ पे यह है अवज्ञा यानी आज्ञा का पालन न करने की वजह से, है ना। तो आज्ञा का पालन नहीं किया, साथ में ललकार भी दी और चुनौती भी दे दी, है ना, गोली भी दाग दी। हाउएवर किसी तरह से इनका जो ये एक्ट था, इन्होंने ये जो किया सिंगल हैंडेड, ये अकेले, मतलब कोई ग्रुप वगैरह तो है नहीं, इन्होंने इकलौता जो है गोली चलाई, भाई इनकार किया और अपने जो है सीनियर पे गोली चला दी। इसको देखा गया बहादुरी के तौर पे। क्या देखा गया कि भाई ये बहादुरी की निशानी है और जो मंगल पांडे हैं इनको डिक्लेयर किया गया, घोषित किया गया कि ये शहीद हुए हैं इनके दोस्तों के द्वारा, इनके मित्रों के द्वारा, इनके सहयोगियों के द्वारा इनको शहीद घोषित किया गया। मेन सेंटर और लीडर देखते हैं इस रिवॉल्ट के, 1857 वाले रिवॉल्ट के। तो अभी आपने रिवॉल्ट देख लिया कि रिवॉल्ट के लिए मेन कारण क्या क्या थे, है ना, कि ये एक दिन की चीज नहीं है या एक महीने की चीज नहीं है, ये लगातार होते हुए डिसकंटेंट, असंतुष्टि जो है वो लास्टली कल्मिनेट हुई, उसका नतीजा हुआ कि ये विद्रोह हुआ। तो यहां पे मेरठ देखते हैं। ये विद्रोह स्टार्ट हुआ कहां पे? मेरठ में। जब सैनिकों ने इनकार कर दिया कि हम इस तरह के कारतूस का इस्तेमाल नहीं करेंगे और विद्रोह में खड़े हो गए, ये आग बबूला हुए और जाकर स्टॉर्म द जेल, यानी ये आक्रमण करेंगे जेल के ऊपर, बहुत सारे कैदियों को छुड़ाएंगे, कई सारे ब्रिटिश यानी अंग्रेजी अधिकारियों को भी मारेंगे और उसके बाद ये आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर कहां जाएंगे? दिल्ली की तरफ जाएंगे। अब दिल्ली में देखते हैं, ये जो विद्रोह कर रहे सैनिक हैं मेरठ से कहां पहुंचते हैं? दिल्ली पहुंचते हैं। वहां दिल्ली पहुंचने पे वहां पे जो है लोकल इन्फेंट्री यानी दिल्ली के जो लोकल लोग हैं रहने वाले, तो उनसे वहां की पैदल सेना से ये मिल जाते हैं। फिर उसके बाद हु किल्ड देयर ब्रिटिश काउंटर पार्ट, जिन्होंने अपने जो है अंग्रेजी सहयोगियों को मारा था, काउंटर पार्ट को, और सीज कर लिया था ऐतिहासिक शहर को। हिस्टोरिक सिटी दिल्ली की बात हो रही है। यहां पे जो विद्रोही हैं वो ऐलान कर रहे हैं कि जो पावरलेस मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर है यही हमारे विद्रोह का नेता है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भाई हमारा नेता कौन है? बहादुर शाह जफर है, और ऐलान किया कि यही हमारे बादशाह भी हैं हिंदुस्तान के। तो इसने क्या किया? इसने जो है दिल्ली को बना दिया, दिस मेड दिल्ली द सेंटर ऑफ रिवोल्ट। दिल्ली क्या बन गया? केंद्र बन गया किस चीज का? विद्रोह का। और बहादुर शाह जफर जो है इसकी निशानी बन गए, भाई सिंबल बन गए, चिन्ह बन गए। न्यूज आई भाई रिस्टोरेशन की, है ना, न्यूज आई रिस्टोरेशन की कि फिर से जो है कब्जा हो गया है, मुगल रूल दोबारा से आ गया और जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसका अंत हो गया। ये चारों तरफ ये खबर फैलने लगी। तो जो सिपाहियों का जो विद्रोह था, सिपाही म्यूटिनी, सिपाहियों का विद्रोह, वो बदल गया किसके अंदर? क्रांतिकारी जंग के अंदर। और क्रांतिकारी जंग किसके खिलाफ? सारे अंग्रेजों के खिलाफ। अब यहां पे जो कब्जा हुआ था दिल्ली पे और इसको जो है घेर कर रख लिया था किसने? विद्रोहियों ने। इसने इंस्पायर किया बहुत सारे रिवोल्ट्स को इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। देश के दूसरे हिस्सों में भी लोग विद्रोह करने लगे, काफी ज्यादा प्रोत्साहित हुए इस चीज से। जैसे कि नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में, सेंट्रल इंडिया में, बिहार में, कई जगह पे इसको देख के लोगों के मन में जो है इंस्पिरेशन आया और लोग जो है विद्रोह शुरू किए। बहुत सारे ऐसे प्रिंसली स्टेट हैं जो अभी भी क्या हैं? वफादार हैं, लॉयल। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, वही वाली बात है कि बहुत सारे ऐसे तो जो अभी भी कैसे वफादार हैं, किसके लिए? ब्रिटिश के लिए। लेकिन यहाँ पे जो वफादार है उनके सैनिक भी क्या कर रहे हैं?
वो भी विद्रोह करके ज्वाइन कर रहे हैं विद्रोहियों के साथ कि हम तो तुम्हारा साथ नहीं देने वाले, अब तो अंग्रेजों को निकलना ही पड़ेगा। लेकिन किसी तरह से ये जो विद्रोह है दिल्ली के अंदर काफी समय तक नहीं रह पाया। क्यों नहीं रह पाया? क्योंकि जो ब्रिटिश हैं, रिटेलिएटेड का मतलब होता है उन्होंने जवाबी कार्रवाई की, और जवाबी कार्रवाई की ब्रूटल सप्रेशन के साथ, यानी कि बिल्कुल निर्मम तरीके से, अमानवीय तरीके से, निर्मम तरीके से जो है इनका दमन किया। जो गवर्नर जनरल कैनिंग था उसने फोर्सेस को इकट्ठा किया, सेना को इकट्ठा किया दूसरे क्षेत्रों से और आगे बढ़ा दिल्ली की तरफ। ब्रिटिश जो अंग्रेज हैं वो रिकवर करते हैं दिल्ली को सितंबर 1857 में। हजारों की तादाद में लोगों को मारा गया और उनको फंदे पर लटकाया गया। काफी ज्यादा क्रूर था ये। बहादुर शाह जफर को वहां से फिर देश निकाला करके भेज दिया गया रंगून, और उनके जो राजकुमार थे यानी उनके जो बेटे थे उनको गोली मार दी गई। और ये पूरी तरह से औपचारिक तौर पे मुगल एम्पायर का यहाँ पे एंड हो जाता है। ठीक है, ये जो ग्रेट मुगल डायनेस्टी है ये पूरी तरह से इस घटना के बाद औपचारिक तौर पे एंड हो गई। कानपुर की बात करें तो कानपुर में नाना साहिब हैं। ये एडॉप्टेड सन है पेशवा बाजीराव सेकंड के। एडॉप्टेड मतलब गोद लिए हुए पुत्र हैं। ये नेतृत्व कर रहे हैं विद्रोह का कानपुर में। कानपुर में जो विद्रोही हैं उनका नेतृत्व, उनका नेता कौन है? नाना साहब हैं। और सिपाहियों की मदद से इन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों को कानपुर से निकाल भगाया और साथ ही साथ इमर्ज हुए उनके नेता की तरह और अपने आप को घोषित किया पेशवा। किसने? नाना साहब ने। ये कानपुर की बात चल रही है। इन्होंने रिकॉग्नाइज किया यानी कि माना कि जो बहादुर शाह जफर हैं यही बादशाह है पूरे हिंदुस्तान के, और ऐलान किया कि मैं गवर्नर हूं। ठीक है, बहादुर शाह जफर के गवर्नर, हिंदुस्तान का गवर्नर मैं हूं और हिंदुस्तान का बादशाह जो है बहादुर शाह जफर। लेकिन किसी तरह से जो ब्रिटिश के, जो अंग्रेजों की सेना है वो इनको डिफीट कर देती है और इनको बंदी बना लेती है कानपुर के अंदर। ठीक है, एंड कैप्चर, सॉरी, इनको कानपुर के अंदर, हाँ, कानपुर के अंदर बंदी बना लेती है और कानपुर पे इनका कब्जा हो जाता है। नाना साहब जो है यहाँ पे बच निकलते हैं और बच निकल के कहां पहुंचते हैं? नेपाल पहुंचते हैं, इनके चंगुल से, अंग्रेजों के चंगुल से बच के। तांत्या टोपे ये एक वफादार थे किसके? नाना साहब के। ये काफी बहादुरी से लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, और लास्टली इनको भी जो है कैप्चर कर लिया जाता है, बंदी बनाया जाता है और बाद में ये जो है इनको भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। इनको भी, इनकी भी मृत्यु हो जाती है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में कौन है? बेगम हजरत महल इनका नाम है, ये है ना, ये अवध की हैं। ये ऐलान करती हैं कि इनका जो नौजवान बेटा है, यंग सन बिरजिस कदर, ये कौन है? नवाब है अवध का। और ये मदद लेती हैं विद्रोहियों का, विद द हेल्प ऑफ रिबल्स, विद्रोहियों की मदद से। कंसिस्टिंग यानी कि जो विद्रोही हैं उनमें कौन है? तो डिसबैंडेड सोल्जर ऑफ द ओल्ड अवध आर्मी, पुरानी जो अवध आर्मी है उसमें से जो निकाले गए सैनिक थे, डिसबैंडेड सैनिक, निकाले गए सैनिक, तो वो विद्रोही हैं, उन्हीं का साथ लेती हैं और कुछ लोकल पीपल का साथ लेती हैं और अटैक करती हैं ब्रिटिश फोर्सेस पे लखनऊ के अंदर। ठीक है, ब्रिटिश सेना पे अटैक करती हैं रिबेल्स की मदद से। रिबेल्स की मदद में आपने देखा डिसबैंडेड आर्मी और कुछ लोकल लोग, उनकी मदद से। जो ब्रिटिश कमिश्नर है लखनऊ का, जिसका नाम है सर हेनरी लॉरेंस, ये कब्जा करता है अपना पोजीशन कहां पे? इनसाइड द रेसिडेंसी कंपाउंड बट वाज किल्ड इन द सीज। लेकिन जब घेराबंदी की जाती है ना, तो जो रेसिडेंसी है, रहने वाला क्षेत्र है, वहां पे जब घेराबंदी होती है, चारों तरफ से घेर लिया जाता है, तो यहाँ पे ये अपनी पोजीशन तो यहाँ पे पाने में ये सक्षम हो जाता है, अंदर आ जाता है, लेकिन बाद में इसको मार दिया जाता है। द ब्रिटिश वेयर बिसाइज्ड इनसाइड द रेसिडेंसी फॉर ए लॉन्ग टाइम। रेसिडेंसी वानी जो रहने वाला इलाका है उसको पूरी तरफ से घेर लिया गया है, रहने की जो जगह है, और काफी लंबे समय तक इनको घेर के
रखा जाता है। हाउएवर क्या होता है कि किसी तरह से कि बहुत जल्द ही रीइंफोर्समेंट भेजी जाती है इंग्लैंड की तरफ से। ठीक है, घेर के बंदी बना लिया है, अभी घेर तो लिया है, अंदर ही है रेसिडेंसी में सब, लेकिन जल्द ही रीइंफोर्समेंट यानी और टुकड़ियां आती हैं अंग्रेजों की और दमन करती हैं, सप्रेस करती हैं विद्रोहियों का। बहुत सारे विद्रोहियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है और बेगम हजरत महल भी फिर स्केप करके यानी छुप के कहां पहुंचती हैं, नेपाल पहुंचती हैं बच निकल के। झांसी की बात करें तो झांसी में कौन है, रानी लक्ष्मीबाई हैं। ये विद्रोह में अपने आप को जो है जोड़ लेती हैं, ये भी विद्रोहियों के साथ होती हैं, ज्वाइन करती हैं विद्रोह को। जब ब्रिटिश क्या करते हैं, इनकार कर देते हैं मानने से इनके अपनाए हुए बेटे को, गोद लिए हुए बेटे को, कि ये उत्तराधिकारी नहीं है झांसी का, अगर नेचुरल हेयर नहीं तो वो आपका उत्तराधिकारी नहीं है। अडॉप्टेड सन को मानने से जब इनकार कर दिया जाता है और कब्जा कर लिया जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत, तो ये भी विद्रोहियों के साथ हो जाती हैं, अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी होती हैं। रानी लक्ष्मीबाई कैप्चर्ड करती हैं ग्वालियर, किसकी मदद से, तात्या टोपे की मदद से। महाराजा सिंधिया, महाराजा सिंधिया कौन है, ये सपोर्ट कर रहा था ब्रिटिश को, अंग्रेजों को सपोर्ट कर रहा था। वो जंग छेड़ता है किसके खिलाफ, रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ जंग छेड़ता है, लेकिन ज्यादातर महाराजा सिंधिया की जो ट्रूप यानी आर्मी है वो उसका साथ छोड़ देती है, हम तुम्हारा साथ नहीं देने वाले रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ। तो सिंधिया इसलिए वहां से भाग निकलता है आगरा, जहां पे ब्रिटिश क्या करते हैं, उसको शरण देते हैं। वहां पे ब्रिटिश गेव हिम रिफ्यूज, मतलब उसको शरण देते हैं, जगह देते हैं रहने की। रानी जो झांसी की है बहुत बहादुरी से लड़ती हैं और इनके बारे में तो काफी जो है गाथाएं हैं। बहादुरी से लड़ती हैं, लेकिन लड़ते लड़ते जो है आखिर जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं बैटलफील्ड में ही, लड़ाई के मैदान में। ग्वालियर पे दोबारा अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है अगले 3 दिनों में। रानी लक्ष्मीबाई एक सिंबल बन जाती हैं, एक निशान बन जाती हैं, बहादुरी का निशान, साहस का निशान, और इनको माना जाता है, जाना जाता है किसके लिए, अपने ब्रिलियंट मिलिट्री टैक्टिक्स के लिए, यानी कि इनके पास काफी बेहतरीन दांव पेच वाली ये महिला थी और काफी जो है बहादुरी से इन्होंने जंग लड़ी। ये सोर्स बन जाती हैं इंस्पिरेशन का, प्रेरणा बनती हैं कई लोगों के लिए, फॉर द कमिंग जनरेशन, आने वाली नस्लों के लिए, है ना, कि एक औरत होते हुए भी इतना कुछ कर पाना संभव है, सिंबलाइजिंग द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो भाई ये जो है ये तब के लिए नहीं है, अभी के लिए भी प्रेरणादायक है। बिहार, और हमेशा के लिए रहेंगे, है ना, इतिहास में ये ऐसे लोग हैं जिनका नाम अमर हो चुका है। बिहार की बात करें तो बिहार के अंदर जो विद्रोह चल रहा है उसका नेतृत्व कौन कर रहा है, मतलब उसका नेता कौन है, लीडर कौन है, तो राजा कुंवर सिंह है। ये जो है बिल्कुल गुस्सा है, ये गुस्साए जमींदार हैं जगदीशपुर के। ये जगदीशपुर कहाँ है, आरा के पास बिहार में है। ये इनके पास भी आउटस्टैंडिंग मिलिट्री टेक्निक है, ये काफी जो है कि बेहतरीन सेनापति हैं और स्ट्रेटजिस्ट ऑफ द रिवोल्ट, विद्रोह में काफी अच्छी रणनीति रही है, इनकी स्ट्रेटजी रही है। ये लड़ते हैं अंग्रेजों के खिलाफ कहां पे, बिहार में, और बाद में ये जाके जुड़ते हैं नाना साहेब से और नाना साहेब के फोर्सेस के साथ, उनकी सेना के साथ। ये पार्टिसिपेट करते हैं यानी हिस्सा लेते हैं अवध के रिवोल्ट में भी, अवध में भी जो विद्रोह हो रहा है उसमें, और सेंट्रल इंडिया, है ना, सेंट्रल इंडिया जो केंद्र है वहां पे जो विद्रोह हो रहा है एमपी छत्तीसगढ़, वहां पे भी ये जो है पार्टिसिपेट करते हैं। इनको हराया जाता है अंग्रेजों के द्वारा 1858 में, और ये अपने गांव में इनकी मृत्यु होती है, ही डाइड इन हिज विलेज जगदीशपुर। फर्दर अब ये देखते हैं हम कि ये जो जंग हुई, रिवोल्ट हुआ 1857 का, इसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी रिजल्ट क्या हुए। एंड में 1859 के, 1857 में तो स्टार्ट हुआ, 1859 के एंड में जो अंग्रेजों की आधिकारिक शक्ति है, ब्रिटिश ऑथोरिटी,
वो कंप्लीटली जो है फिर से स्टेब्लिश हो रही है। कैसे स्टेब्लिश हो रही है? थ्रू आउट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड द रिवोल्ट वाज क्रश्ड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये आ रहे हैं कि ब्रिटिश का जो अधिकार है वो कंप्लीटली फिर से दोबारा रिस्टेब्लिश होगा। भाई इन्होंने झकझोर के रख दिया ना, बिल्कुल काफी जो है कि एकदम बिल्कुल पोटेंशियल राइवल रहे ये। तो इसके बाद दोबारा से जो है कि ये अपने आप को स्थापित करेंगे, ये जो विद्रोह है इसका पूरा दमन किया जाएगा। और ये माना जाता है, कंसीडर किया जाता है ग्लोरियस लैंडमार्क इन द इंडियन हिस्ट्री। गौरवशाली मील का पत्थर है ये बिल्कुल हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर, है ना। बहुत बड़ी जद्दोजहद थी जो कि एक सिपाही म्यूटिनी से स्टार्ट होकर रिवॉल्यूशनरी वॉर तक पहुंचती है। ये जो रिवॉल्ट है यानी विद्रोह है 1857 का, वो देखा जाता है कि पहला महान यानी कि बड़ा स्ट्रगल है किसके लिए? आजादी के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ। ये रूल जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का, ये भी खत्म हो जाता है इसी रिवॉल्ट के खत्म होने के साथ साथ। अब इंडिया डायरेक्ट रूल में आएगा, किसके अंडर में? इंग्लैंड के अंडर में। अब जो ब्रिटिश संसद है वो कानून पास करेगी अगस्त 1858 में, और हिंदुस्तान को डायरेक्ट रूल में लाया जाएगा ब्रिटिश पार्लियामेंट के। और जो वहां की महारानी है, क्वीन है इंग्लैंड की, वही जो है महारानी होंगी पूरे हिंदुस्तान की, क्वीन विक्टोरिया। इसको यहां पे ऐलान किया जाता है कि यही इंप्रेस है इंडिया के 1876 में। पहले क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब वो चीज खत्म हो गई, अब यहां पे डायरेक्ट रूल। एक मेंबर, ब्रिटिश कैबिनेट, ब्रिटिश संसद में से एक मेंबर की नियुक्ति की जाती है, चुना जाता है, और पंचायत वाले सचिव जी की तरह उसको भी सचिव बनाया जाता है हिंदुस्तान का, और उसको जिम्मेदार बनाया जाता है सारे मामले जो हो रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर शासन प्रशासन के, उसका जिम्मेदार इसको बनाया जाता है सेक्रेटरी, सचिव। साथ ही साथ इसको एक सभा दी जाती है जो इसको बार बार क्या करेगी? एडवाइस करेगी, भाई इसका जो है एडवाइस करेगी, सलाह देगी, कॉल्ड द इंडिया काउंसिल। ठीक है, तो एक सभा भी इसको मिलती है साथ में। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसको जो है टाइटल किसका दिया जाता है? वॉइस रॉय का। वॉइस रॉय का मतलब क्या है? ये एक पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है किसका? क्राउन का, यानी एम्प्रेस की तरफ से पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव है, वहां की संसद की तरफ से पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव है वॉइस रॉय। क्वीन विक्टोरिया यहाँ पे ऐलान करती है, और एक प्रोक्लेमेशन रहता है उसमें ऐलान करती, स्टेट करती है, अंग्रेजों का इरादा यह है कि वो अब आपके कल्याण के बारे में भी सोचेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके कल्याण के बारे में नहीं सोचा जाएगा, आपकी भी भलाई सोची जाएगी। और ये जो कानून है संसद का, और जो क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन है, इसने क्या किया? फिर से रीस्ट्रक्चर किया, फिर से जो है ढांचा बनाया। जो पहले से राजनीतिक और सामाजिक सेटअप था हिंदुस्तान के अंदर ब्रिटिश रूल में, उसको फिर से रीस्ट्रक्चर किया, यानी फिर से उसको बनाया, उसको बदलाव किया। सारे के सारे जो रूलिंग चीफ है, यानी शासन करने वाले जो मुखिया हैं देश के, उनको ये गारंटी दी गई, एश्योर किया गया, उनको ये भरोसा दिलाया गया कि उनका जो टेरिटरी यानी क्षेत्र है उस पर कभी कब्जा नहीं किया जाएगा भविष्य में। वो अपना राज्य चाहे तो पास कर सकते हैं अपने उत्तराधिकारियों को, और नेचुरल नहीं, एडॉप्टेड जो गोद लिए हुए हैं उनको भी आप दे सकते हैं अपना राज्य। हाउएवर उनको क्या मानना पड़ेगा? मानना पड़ेगा कि महारानी जो विक्टोरिया है वही सोवरेन पैरामाउंट है, यानी सबसे परम वही है, यानी उन्हीं के अधीन में हो के ये सारी बातें मुमकिन है, उनसे हटके नहीं। जो संधि है, ट्रीटीज है, जो हिंदुस्तानी स्टेट्स के साथ साइन की गई हैं, उनका सम्मान किया जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी में तो ऐसा नहीं हो रहा था। जितने भी विद्रोही हैं माफ कर दिया जाएगा, सिवाय उनके जिनके ऊपर मर्डर का चार्ज है ब्रिटिश अधिकारियों के, यानी जिसने अंग्रेजी अधिकारियों को मारा है उसको छोड़ के बाकी सबको माफ कर दिया जाएगा। इंडियन सिविल सर्विसेज इसको बनाया गया
जहां पे जो हिंदुस्तानी हैं उनको भी मेरिट के हिसाब से अपर पोस्ट दी जाएगी एग्जाम पास करने पर। इसमें भी देखोगे उम्र वगैरह का बहुत सारा मसला था, है ना। ये कुछ भी अच्छा नहीं था, अंग्रेजों का रहना ही अच्छा नहीं था। आर्मी वॉज रीऑर्गेनाइज्ड, आर्मी को फिर से ऑर्गेनाइज किया गया। अब ऑर्गेनाइज किया गया, जब फिर से संगठित किया गया है, मजबूत किया गया, तो यहाँ पे हिंदुस्तानी सोल्जर्स की जो संख्या है उसको कम कर दी गई। भाई हिंदुस्तानी सोल्जर्स की वजह से ही तो सिपाही म्यूटिनी हुआ था, तो इसीलिए यहाँ पे इनको कम कर दिया गया। और जो अंग्रेजी हैं यानी कि जो यूरोपियन सोल्जर्स हैं उनकी संख्या को यहाँ पे बढ़ा दिया गया कि दोबारा ऐसी घटना ना हो पाए। और ये डिसाइड किया गया कि इंस्टेड ऑफ रिक्रूटिंग सोल्जर्स को अवध से ना उठाया जाए। मेनली तो अवध के ही थे, जब अवध पे एनेक्सेशन हुआ तो गुस्सा ज्यादा आया था, तो अवध बिहार से ना उठाया जाए, सेंट्रल इंडिया से और साउथ इंडिया से ज्यादा सोल्जर्स कहां से लिए जाए, गुरखा से, सिख से और पठान्स में से चुना जाए। फर्दर जो ब्रिटिश हैं वो डिसाइड कर रहे हैं कि हम आदर करेंगे आपके कस्टमरी रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस का, आपका जो धर्म है, आपके जो रीति रिवाज हैं, उन सब का हम लोग मान सम्मान करेंगे। नीतियां बनाई गई, यहाँ पे सुरक्षा दी जाएगी जमीन के मालिकों को, जमींदारों को, और उनको सुरक्षा दी जाएगी उनके अधिकारों पर और उनकी जमीनों पर। इसकी भी जो है यहाँ पे गारंटी दी जा रही है, भाई दिलासा दिया जा रहा है। नेचर कैसा था रिवोल्ट का, विद्रोह का, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत बड़ा डिबेट चलता है इसके लिए कि किस तरह का जो है प्रकृति थी, किस तरह की इस विद्रोह की। कुछ पढ़े लिखे विद्वान ये कहते हैं कि ये एक स्पॉन्टेनियस एक्ट था, यानी एकाएक उमड़ पड़ा, स्पॉन्टेनियस एकदम तुरंत से हो गया, एकाएक हो गया, है ना। ऑफ डिफियंस यानी अवज्ञा, क्या कि भाई हम नहीं मानते, अब ये एकाएक कुछ हुआ। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो मानते हैं कि ये बिल्कुल प्लान्ड था और ये सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन था, प्लान्ड आउट सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि गुप्त रूप से ये जो है बिल्कुल प्लान होके हुआ है। हिंदुस्तान का जो इतिहास 1857 का जो आप पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो अपराइजिंग है, यहाँ पे जो विद्रोह हुआ है, ये इंटायरली किसके ऊपर है, बेस्ड ऑन ऑफिशियल ब्रिटिश रिकॉर्ड। किसके ऊपर है, ब्रिटिश रिकॉर्ड के हिसाब से। क्यों, क्योंकि बहुत सारे रिकॉर्ड यहाँ पे विद्रोहियों के द्वारा नहीं बचे हैं। जैसे जैसे विद्रोहियों का दमन हुआ, जैसे जैसे विद्रोहियों की हार हुई है, रिवोल्ट खत्म हुआ है, विद्रोह खत्म हुआ है, और विद्रोही, तो उनका जो इतिहास भी है वो भी कहीं ना कहीं दब गया, खो गया, है ना। तो इसलिए ज्यादातर कहां से मिलता है, ब्रिटिश ऑफिशियल रिकॉर्ड से ही मिलता है। ये 1857 का जो रिवोल्ट है, विद्रोह है, कुड नॉट बी कंसिडर्ड जस्ट ए सिपाही म्यूटिनी। सिर्फ इसको ये समझना बिल्कुल भी सही नहीं है कि सिर्फ सिपाहियों का विद्रोह था, क्योंकि ये क्या था, कल्मिनेशन, ये मैंने आपको बताया नतीजा था कई सालों के क्रोध का, कई सालों के गुस्से का और नफरत का, जो पनपता जा रहा था अंग्रेजों के खिलाफ हर एक हिंदुस्तानी के दिल के अंदर। तो ये उसका पूरा नतीजा था। तो सिर्फ ये सिपाहियों का विद्रोह नहीं था, हर कोई गुस्सा था, बस मौके की तलाश थी, और जैसे ही मौका मिला हर किसी ने अपनी तरफ से कोशिश की। अलग अलग हिंदुस्तान के जो राज्य हैं और जो अलग अलग सेक्शन है समाज का, उनका अपना खुद का अलग अलग मोटिव था, अलग अलग मकसद था और रीजन था, कारण था किसका, डिससेटिस्फैक्शन का। हर एक को एक तरह की प्रॉब्लम नहीं थी, अपर क्लास को अलग प्रॉब्लम, लोअर क्लास को अलग प्रॉब्लम, पीजेंट को, क्राफ्ट्समैन को, हैंडीक्राफ्ट को, सबको तकलीफ तो किससे, अंग्रेजों से ही है, लेकिन सबका इरादा अलग था, सबका मकसद अलग था। लेकिन ये सब यूनाइट होते हैं एक साथ ब्रिटिश के खिलाफ, और इनका एक ही उद्देश्य होता है, और वो ये कि इनको खदेड़ भगाओ यहां से, अपने देश के अंदर से। ये जो विद्रोह है 1857 का, ये मजबूत करता है हिंदू मुस्लिम के रिश्ते को, और ये साथ में लेके आता है लोगों को, जो अलग अलग हिस्सों से थे, सोसाइटी के अलग अलग लोग थे, उन सबको ये क्या करता है, ये विद्रोह एक करता है। और जो पॉपुलर कैरेक्टर है इस रिवोल्ट का, वो गवाही देता है, विटनेस्ड विद द वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन ऑफ पीजेंट एंड आर्टिजन, कि इसके अंदर जो लोकल्स हैं,
जो कह रहा है कि यहाँ पे जो किसान है, जो कलाकार हैं, वो भी इसके अंदर जो है इसमें शामिल होते हैं, इसमें हिस्सा लेते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, और जो किसान है और जो जमींदार हैं, इस मौके का फायदा उठाते हैं और अटैक करते हैं किसके ऊपर? साहूकारों के ऊपर। और जो नए जमींदार हैं, जिन्होंने इनको जमीन से निकाल दिया था, अपनी जमीनों से वंचित किया था, उसके ऊपर आक्रमण करते हैं। और आक्रमण करके ये क्या करेंगे? बर्बाद करेंगे अकाउंट बुक्स। साहूकार लिख के रखता है ना, लिखा जोखा कि हाँ तुम्हारा इतना उधार है, इतना हो गया, तो वो सारी चीजें ये बर्बाद कर देते हैं, अकाउंट बुक, मनी लेंडर, साहूकारों का, और रिकॉर्ड जो कर्ज वगैरह का था उसको ये बर्बाद कर देते हैं। मौका देख के ये भी इसमें कूद पड़ते हैं, है ना। चारों तरफ ये फैलता है। इसलिए कहा गया ना कि सिपाही मिटने से बहुत ज्यादा क्या हो गया था, एक रिवॉल्यूशनरी वॉर हो गया था। तो ज्यादातर जो कैजुअलिटीज की बात कर रहा है कि जन हानि, जो हानि हुई, मृत्यु हुई, है ना, रिवोल्ट में, वो ज्यादातर किसकी हुई? नागरिकों की हुई, या फिर जो है आम आदमियों की हुई। 1.5 लाख लोग जो मारे गए, उसमें से 1 लाख केवल क्या थे? आम जनता मारी गई। ठीक है, इतना ज्यादा जो है नुकसान झेलना पड़ा। और 10 ये जो रिवॉल्ट है 1857, ये काफी ज्यादा बड़ी चीज है। ये सिर्फ सिपाहियों का विद्रोह नहीं था, बल्कि ये पहली बड़ी कोशिश थी आजादी के जंग की। ठीक है, पहली कोशिश ऐसी थी जो कामयाब तो नहीं हुई पूरी तरह से, लेकिन जिसने जो है अंग्रेजों के जड़ों को हिलाकर रख दिया, ब्रिटिश साम्राज्य के। तो अगर चैप्टर आपको समझ में आ रहा है, सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, वर्ड मीनिंग भी हम आपको बताते चल रहे हैं, तो प्लीज अपने किसी दोस्त के साथ भी इस चैनल को शेयर करिए, और ज्यादा से ज्यादा जो है आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं भी मोटिवेट हूं और आपके लिए लगातार ऐसे वीडियोस लाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।